चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ज्योग्राफी का होने वाला है। और पिछले क्लास में हमने जो आपको पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना, उसके बारे में बताया था। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक बीपीएससी में, वो भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं, जिसमें कि 2 टॉपिक आपके विश्व इतिहास के और 1 टॉपिक आपके एनिशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, अभी बहुत टाइम है और ऑलरेडी आपके कंटेंट में भी सारे वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। चलिए, ज्योग्राफी को देखिए एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि 2-4 नंबर भी अगर क्वेश्चन पूछ दिए जाए 40 नंबर में, तो वहाँ पे आप अगर 4-5 क्वेश्चन इजीली बना लेते हैं तो ये आप स्कोर कर लीजिएगा आसानी से। और जिनका 40 नंबर का ज्योग्राफी ही होने वाला है, उनको तो अच्छे से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। या तो आप हिस्ट्री लिए होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक लेना है, उधर आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ पे मैं तो कहूँगा चारों सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 40 नंबर में भी आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, और जो पीआरटी वाले हैं वो तो सब कुछ पढ़ के जाइए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, करेंट अफेयर्स हो, जनरल बेसिक साइंस हो, ईवीएस हो, सब कुछ पढ़ना है 1 to 5 वालों को। ठीक है, चलिए, तो वो लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन अगर आ गया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, पढ़ने का यही मेन उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कि महाद्वीपों तथा महासागरों के संरचना, जो आपका संचरण संबंधित जो आपका सिद्धांत है, संचरण होना चाहिए, क्योंकि जितने भी महासागर हैं या महाद्वीप हैं, ठीक है, अभी जिस स्ट्रक्चर में वो पहले इस स्ट्रक्चर में नहीं थे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी की जो क्रिया हुई है, प्लेट विवर्तनिक, चूंकि पृथ्वी के ऊपर में हमने बताया था कि प्लेट है, भूपर्पटी वाला जो पार्ट है वो प्लेट से निर्मित है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य आज के क्लास में आप लोग को समझाने का हम प्रयास करेंगे, बाकी आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो महाद्वीप और महासागरों के जो संचरण का जो सिद्धांत है, संचरण होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं सुधार दूंगा। संचरण जो संबंधित सिद्धांत है वो क्या है, किसने दिया, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस सिद्धांत के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है, व्याख्या जो किया है, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया है। किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप और महासागरों के जो संचरण का सिद्धांत है, यानी कभी सारे महाद्वीप एक जगह हुआ करते थे और सारे महासागर एक जगह एक साथ हुआ करते थे, लेकिन जो आपका कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का, सूर्य का जो गुरुत्वीय बल है, उसके कारण जो है सभी जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप का पार्ट है अलग अलग भागों में विभक्त हो गया और महासागर भी छिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, जैसा कि अभी का आप विश्व का जो जब ग्लोब देखते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सारे महाद्वीपीय भाग जो है, स्थलीय भाग, एक स्थान हुआ करते थे और महासागर का जो पार्ट है वो एक जगह हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही सिद्धांत जो दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक युग था, जैसे बहुत सारे युग हुए हैं, उसमें एक युग का नाम है कार्बोनिफेरस युग। क्या नाम है, कार्बोनिफेरस युग, जिसमें कहा जाता है कि सभी जितने भी महाद्वीप थे, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे। यानी जैसे अभी आप वर्तमान में जो ग्लोब देखते हैं, तो ग्लोब में क्या है, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महादेश, इधर आपका यूरोप, एशिया हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इस तरीका से स्ट्रक्चर दिखता है आपको। तो पहले क्या था कि ये जो आप अलग अलग स्ट्रक्चर देखते वो एक जगह हुआ करता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बीपीएससी पूछेगा। बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से आपने देखा होगा टीआरई में भी पूछे गए और प्रशासनिक सेवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है
कार्बोनिफेरस युग में जो सभी महाद्वीप एक स्थल के रूप में थे, एक जगह थे, तो उसको क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कार्बोनिफेरस युग में, या पूछेगा किस युग में महाद्वीपीय भाग एक जगह और महासागरीय भाग अलग थे, यानी तो आपका युग का नाम है कार्बोनिफेरस युग। क्या नाम है? कार्बोनिफेरस युग। और इसको क्या कहा जाता था? ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक जगह स्थल भाग थे उसको क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, उसको पेंजिया कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? स्थल भाग को, तो याद रखिएगा स्थल भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। इतना आप लोग ध्यान से जो है एकदम ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको स्थल भाग को क्या कहा जाता था? तो पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पेंजिया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि कार्बोनिफेरस युग में जो महाद्वीप के जो भाग एक जगह थे वो क्या कहलाते थे? तो वो पेंजिया कहलाते थे, याद रखिएगा। और इसके चारों ओर जो समुद्र के पार्ट थे, जो जलीय भाग था, उसको पेंथालसा कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पेंथालसा और पेंजिया, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, फिर पूछेगा। तो पेंजिया, जो सारे स्थल भाग एक जगह थे, पेंजिया कहलाते थे, और उसके चारों ओर जो समुद्री भाग थे वो पेंथालसा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पेंथालसा। एकदम याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग के अंत में क्या हुआ कि गुरुत्वीय बल, चूंकि पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा का भी है, सूर्य का भी है, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल, सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल, उत्प्लावन बल के कारण पेंजिया में विखंडन हुआ। तो देखिए, पृथ्वी पे तरह तरह के बल कार्य करते हैं। चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होता है, सूर्य भी लगा रहा होता है, पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि पेंजिया में विखंडन हुआ। पेंजिया क्या हुआ? जो एक जगह स्थल भाग था वो विखंडित हुआ, उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाह प्रारंभ हो गए। यानी जो आपका ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, तो कुछ भाग ऊपर की ओर और कुछ भाग नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। यानी बीच में कटना जो है, भूमि जो एक जगह था वो यहां से टुकड़ा में बट करके दो भाग में, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस कारण से? तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल, इन सब कारणों से, ठीक है। किस युग की बात हो रही है? तो कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है, सारे महत्वपूर्ण लाइन को ही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में, और नोट्स भी आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है। और आपके जो कंटेंट में भी डाल दूंगा, वीडियो के नीचे आपके पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, जिससे कि जो लोग वीडियो देख ले तो अपना कंटेंट्स भी अपना देख लेंगे पीडीएफ में। और एक साथ भी करके मैं दे दिया हूं, उसको भी देखिएगा। गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल के कारण महाद्वीपों का भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ, ठीक है। तो जो गुरुत्वीय बल है और उत्प्लावन बल, चूंकि जितनी भी प्लेटें हैं वो क्या है, द्रव जो भी है, नीचे में जो ज्यादा घनत्व वाला प्लेट है उस पे हल्का घनत्व वाला प्लेट तैरते रहता है, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है कि भूमध्य रेखा की ओर जो है, यहाँ क्या लिखा, गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल के कारण महाद्वीप जो है उसका जो भूमध्य रेखा की ओर, जो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की ओर क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तथा सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैप के सहारे में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये अगर ग्लोब है तो ये बीच वाला जो हो गया भूमध्य रेखा, या इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो यही बोलता है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो महाद्वीप इधर था, यहाँ पर एक जगह था, तो ये क्या होगा कि भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा, और भूमध्य सागर जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, यानी दक्षिण की ओर बढ़ा, और ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, और साथ साथ ये पश्चिम की ओर भी बढ़ेगा। किसके कारण से पश्चिम बढ़ेगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। और उत्प्लावन और गुरुत्वीय बल के कारण यह भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा। यानी जो पेंजिया है वो अब क्या होगा, थोड़ा सा हट करके, यानी इधर से भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा, और साथ साथ जो ज्वारीय बल है उसके कारण यह जो है पश्चिम की ओर खिसकेगा, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपका निर्माण हो जाएगा। और एक तरफ आप देखिएगा अफ्रीका, और एक तरफ जो है भारत। भारत का भी जो दक्षिण भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है, और वहीं पर जो है आपका अफ्रीका का भी भूमि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो भारत का भी पार्ट और अफ्रीका का भी कभी एक जगह हुआ करता था। अफ्रीका महादेश और भारत के जो आपका भूप्रपट्टी है कभी एक साथ हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर जो लिखा गया है,
अब इसको बहुत अच्छे से समझ के याद करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसके उत्तरी भूखंड को, जैसे ये हो गया, तो अब दो भागों में बटा, एक उत्तरी वाला भाग, एक दक्षिणी वाला भाग। जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तरी भाग में ही आपका भारत भी है, उत्तरी भाग में ही है भारत भी, और दक्षिणी भाग जो हो गया, ठीक है, उसमें आपका अफ्रीका महादेश आ जाता है। तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भूखंड को क्या कहा गया है? गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भूखंड को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और उत्तरी जो भाग है उसको अंगारा लैंड क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ग्लोब यहां पर जो पेंजिया है दो भागों में बटेगा, उसका उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? तो गोंडवाना लैंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पेंजिया विभक्त हुआ तो उसका उत्तरी भाग, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा क्या? पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब पेंजिया विभक्त हुआ तो उत्तरी भाग क्या कहलाया? उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाएगा, और दक्षिणी भाग जो है वो क्या कहलाएगा? आपका गोंडवाना लैंड कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर, यहां तक आप समझ गए। और बीच में जो उथला भाग था मध्य, वो टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर कहा जाता है। जहां अभी हिमालय है, कभी वहां पे टेथिस नाम का महासागर हुआ करता था, ठीक है। तो आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हिमालय का भी निर्माण हो जाता है। तो यहां पे बस याद रखिएगा, पेंजिया का उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड कहलाएगा, और पेंजिया जब टूट करके दक्षिणी भाग में विभक्त होगा तो दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहलाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, फिर आपके किसी न किसी पेपर में दे ही देगा। इन दोनों के मध्य जो उथला जो भाग था जलीय क्षेत्र, वो टेथिस सागर नाम से यहां पे उसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए आएगा जुरासिक युग, जिसमें डायनासोर वगैरह हुआ करते थे। तो जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड में विखंडन हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो अभी हमने बताया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो आपका गोंडवाना लैंड है, ये भी विभक्त होगा, ये भी विभक्त हो गया, एक तरफ भारत की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड विखंडन हुआ। प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इससे अलग होकर प्रवाहित हो गए। इससे क्या हो गया कि हिंद महासागर का निर्माण हुआ, और ये टूट करके अलग हो जाएगा, और ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है इधर नीचे आ जाता है, ठीक है, और बीच में आपका भारत के नीचे क्या आ जाता है? हिंद महासागर। वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड से ही विभक्त होकर के जो आपका कौन कौन सा भारत का जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इससे अलग होकर प्रवाहित हो गए। और जब प्रवाहित हो गए तो बीच में जो सागर बना उसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है। अंगारा लैंड के विखंड से जो ऊपर वाला पार्ट था, ये क्या था? अंगारा लैंड। अब ये विखंडित होगा तो ये दो भाग बट जाएगा, उत्तरी अमेरिका और जो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। आप देखते होंगे कि उत्तरी अमेरिका ऊपर में है, यूरोप भी ऊपर में है, ठीक है। और एशिया, एशिया भी आपका किस भाग में हो गया? उत्तरी भाग में, अंगारा लैंड के ही पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। आए तथा उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा में प्रवाह से अटलांटिक महासागर बना, और उत्तरी और जो दक्षिण अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका नीचे खिसका तो बीच में जो महासागर है वो क्या है? अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। और साथ ही पश्चिमी सीमा पर अवरोध के कारण, जो पश्चिमी सीमा है, समझ रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, तो वहां पे जो पश्चिमी सीमा होता है उधर आपका अवरोध के कारण क्या बनता है? रॉकी और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण होता है। तो यानी ये सब जुरासिक काल में ही जो गोंडवाना लैंड है और साथ साथ जो आपका अंगारा लैंड है, उसी से विभक्त होकर के ये सारे देश का निर्माण हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जो पेंजिया, ठीक है, जो विखंडित हुआ, उत्तरी भाग क्या कहलाया, दक्षिण भाग क्या कहलाया। फिर अमेरिका का निर्माण किस लैंड से हुआ? अंगारा लैंड से, या जो है आपका क्या है? गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से, या प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत का भी किसका पार्ट हुआ करता था? तो गोंडवाना लैंड का। याद रखिएगा, ये सब चीज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी बार बार चर्चा किया प्लेट। प्लेट क्या है कि जो आपका भूपर्पटी है, ठीक है, उसके नीचे प्लेट है, ठीक है, और प्लेट जो तैर रहा है किस पे? तो मैग्मा पे। यानी जो ज्यादा घनत्व वाला जो मटेरियल है प्लेट, वो नीचे है, और हल्का जो घनत्व वाला जो मटेरियल है वो ऊपर में तैरते रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक क्रिया और भूकंप में भी आप लोग, या पर्वतों का जो वलय से जो निर्माण होता है उसमें भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन यही सब में से डीपली अंदर से पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपको जो मेन रूप से फोकस करना समझने में इन्हीं सब टॉपिक को करना है। बाद बाकी आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है सबसे आसान है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ब्रह्मांड हमने आपको टीआरई 2-1 में सब में पढ़ाया है, तो इसलिए हमने उस चीज़ को यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं किया, क्योंकि वो एक बार सुन लेने के बाद कैसा भी स्टूडेंट है तो उसको पूरा ब्रह्मांड सौरमंडल सब याद ही हो जाता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो टीआरई 2 के जो वीडियो है उसमें जा करके आप सारा देख लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन ईजिली बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो जो टॉपिक पिछले बार हम जो है डीपली नहीं गए थे उन टॉपिक को ज्योग्राफी में मैं डीप से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ऐसे तो बहुत डीप है लेकिन जहां से हम कम मेहनत में भी इजीली सारा क्वेश्चन बना ले, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए हमने मेन कॉन्सेप्ट, मेन तथ्य जो आपको जानकारी होना चाहिए, जो बीपीएससी आपसे पूछ सकता है, उसी को हमने यहां पर लिया है। ठीक है, अब समझेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके बारे में। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन करते हैं, तो एक वैज्ञानिकों का समूह है, कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो समूह है उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिपादन है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, क्लास तो हो रहा है, कई लोग मैसेज करें कि सर क्लास नहीं हो रहा है, क्लास तो मैं ले ही रहा हूं आप लोग का लाइव सेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग क्या कीजिए कि डायरेक्ट लाइव क्लासेस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कर लिया कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन लोग को मैसेज कर देता हूँ क्लास हो रहा है, कहीं कई लोग जो है देखिए 5-10 मिनट मैंने बोला, पहले भी मैंने बोला है कि आपका जो 5-10 मिनट का क्लास आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठीक है, तो आप भी समझ ही रहे हैं ठंड के मौसम में 5-10 मिनट 15 मिनट तक आगे पीछे आपका क्लास हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, व्हाट्सएप में जिनको ऐड होना है अपना मेरा नंबर जो भी है उस पर आप जो है अपना नाम लिख के भेजेंगे, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। नंबर तो आपको पता ही होगा। चलिए, इस सिद्धांत में महाद्वीप या विस्थापन सिद्धांत की कमियों के संदर्भ में महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के संचरण की गतिक अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो देखिए जो प्लेट है महासागर के अंदर और महाद्वीप के अंदर दोनों अलग अलग प्लेट है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इस सिद्धांत के बारे में, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जो वैज्ञानिक हैं, हैरी हेस हैं, मार्गन हैं, मैकेंजी हैं, पार्कर हैं तथा होम्स हैं, ये सारे वैज्ञानिकों ने जो प्लेट का जो सिद्धांत बनाया है, जो दिया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो महाद्वीप जो विस्थापित हुआ है उससे रिलेटेड है। और उसमें जो कमी बताई गई थी, जो आपका जो पहला, जो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा पेंजिया के बारे में, अंगारा लैंड, तो उसमें जो सिद्धांत में कमी थी उसको यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार पृथ्वी अनेक बड़ी तथा अनेक छोटी प्लेटों में विभक्त है, यानी पृथ्वी कोई एक प्लेट का से निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि छोटे बड़े बहुत सारे प्लेटों का क्या है, ये समूह है। ये प्लेटों स्थल मंडल के भाग हैं। ये जो प्लेट हैं वो किसके भाग हैं, तो स्थल मंडल के भाग हैं। ये प्लेट किसके भाग हैं, तो स्थल मंडल के भाग हैं, जो महाद्वीपीय व महासागरीय क्रस्ट से ऊपर वाला पार्ट जो 33 किलोमीटर का होता है। ठीक है, वो 33 किलोमीटर, अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा भी था कि कहां पे जो क्रस्ट का भाग पतला होगा, कम मोटाई होगा, महासागर में होगा या महाद्वीप में होगा। तो सिंपल सी बात है, जो महासागर होता है उसमें क्रस्ट का भाग क्या होगा, उसकी जो चौड़ाई होगी या कह सकते हैं मोटाई कह सकते हैं, वो मोटाई कम होगा। यही क्वेश्चन सेम प्रशासनिक सेवा या टीआरई 2 या 3 में पूछा गया था। ठीक है, सॉरी टीआरई 2 में
या प्रशासनिक सेवा 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो मिलेगा कि कहाँ पे जो है महासागर का ये क्या बोलते हैं भूपरपट्टी की जो मोटाई है वो कम होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो महासागर में जो है वो कम होता है, याद रखिएगा। इसके अनुसार पृथ्वी अनेक बड़ी तथा अनेक छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेट जो होते स्थल मंडल के भाग होते हैं। जो क्रस्ट है स्थल मंडल उसी का भाग है, जो महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट से मिलकर बना होता है। ये प्लेट कोई और चीज नहीं है, बल्कि जो क्रस्ट है उसी का ये पार्ट होता है प्लेट। जो आप भूपरपट्टी है जो 33 किलोमीटर तक हमने बताया था रहता है, तो उसी का ये प्लेट भी पार्ट होता है। तथा इनके घनत्व में अंतर होता है। तो लेकिन इनका घनत्व क्या होता है, वो कम ज्यादा होता है। ऊपर में कम होगा, नीचे क्या होगा, घनत्व। हमने बताया था कि मिट्टी जो जो नीचे आप जाइएगा गहराई में, घनत्व आपका बढ़ते जाता है। ओवरऑल हमने बताया था कि 5.5 एवरेज घनत्व होता है, ठीक है। लेकिन अगर भूपरपट्टी की बात करें तो वहां पे इसका घनत्व 2.9 होता है, 3 के आसपास। जो जो नीचे जाइएगा तो घटते जाएगा, ठीक है, सॉरी बढ़ते जाएगा। जो जो नीचे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, यानी जहां पे घनत्व ज्यादा है उस पे हल्का घनत्व वाला जो है वो प्लेट रहता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। कम घनत्व वाली प्लेटें ये अधिक घनत्व वाली दुर्बल मंडल पर तैरते रहती है। जो कम घनत्व वाली प्लेटें हैं, जो अधिक घनत्व वाला है उस पे ये तैरते रहेगा, ठीक है। इस तरीका से प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार के प्लेट सीमाएं बनते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो प्लेट संचरण के बारे में यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पे प्लेट संचरण के फलस्वरूप जो प्लेट सीमाएं बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है समांतर प्लेट, ठीक है। पहला क्या है अभिसारी, दूसरा क्या है अपसारी और तीसरा क्या है समानांतर प्लेट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अभिसारी अपसारी में क्या होगा। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, यहां पे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अपसारी संचरण में क्या होता है, अपसारी संचरण में 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है, तो ये दोनों खिसकेगा। एक इधर आ गया तो ये खिसक करके इधर, यानी विपरीत दिशा में, ये इधर की ओर जाएगा ये इधर की ओर जाएगा, तो विपरीत दिशा में ये गतिशील होता है। अपसारी में क्या होगा, विपरीत दिशा में। अभिसारी में क्या होगा, सेम दिशा में, ठीक है। तो ये बात समझने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बना के क्रिएट करके। अपसारी में क्या होता है कि 2 प्लेट क्या होगा, दूर जाएंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिससे क्या होगा भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा, भ्रंश बन जाएगा। आगे चित्र भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके प्लेटों के मध्य भ्रंश का निर्माण होता है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जब जाएगी तो बीच में गैप बनेगा, तो गैप में भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो वही पूछा है, कई बार पूछेगा जो भ्रंश का निर्माण होता है वो किस संचरण के माध्यम से होता है, किस संचरण में, तो अपसारी में होता है, ठीक है। अपसारी, ठीक है। अपसारी में क्या होगा कि आपका भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। अभिसारी में क्या होगा कि पर्वत का निर्माण हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहां पर जिसके सहारे उत्सर्जित मेग्मा नवीन भूपरपट्टी का निर्माण करता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक एक प्रकार का भ्रंश है जो कि यहाँ पे अपसारी संचरण, जो प्लेटों का अपसारी संचरण हुआ है उससे निर्मित हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है अभिसारी प्लेट संचरण में 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गतिशील होंगे। क्या होगा, जैसे एक प्लेट यहां है एक प्लेट यहां है, अब क्या होगा ये एक दूसरे के नजदीक जाएगा, अब दोनों सटेगा, सटेगा ही नहीं टकरा भी जाएगा कई बार, ठीक है। तो 2 प्लेटों को एक दूसरे के गतिशील होती है, एक दूसरे की ओर गतिशील होती है, जिनके टकराने से विनाशात्मक विनाश होगा। टकराएगा तो ऐसे थोड़ी टकराएगा, जब देखते हैं 2 गाड़ी टकराता है तो कितना विनाश होता है, ठीक है। तो यहां पर विनाशात्मक सीमांत के सारे बलन और क्षेपण की प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। उसको बोलेंगे बलित पर्वत, जैसे आपका हिमालय है, ठीक है। कभी टेथिस नाम का सागर था, लेकिन जब 2 प्लेट टकराए तो बीच में हिमालय निकल गया, जो कि अभी विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। एवरेस्ट की चोटी हिमालय में ही है। वलित पर्वत ज्वालामुखी और भूकंप जो होता है उस कारण से होगा। द्वीपीय चाप आदि प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो अभिसारी है। वो क्या है, जब आपस में 2 प्लेटें टकराएगी वह प्रक्रिया क्या होगी, अभिसारी। और जब दोनों प्लेटें दूर जाएगी तो क्या होगा, वो होगा आपका अपसारी। छोटा छोटा तथ्य है, अच्छे से समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए
वलन और छेपन की प्रक्रिया प्लेटों के स्वरूप और घनत्व पर निर्भर करता है। अब कितना जोर से टकराएगा, अब देखिए दो ट्रक जब टकराएगा तो ज्यादा उसमें हानि होगा ना, ज्यादा जो है वहां का जो माहौल आवाज करेगा, ज्यादा वहां पे जो है हानि होगी। लेकिन दो बाइक टकराएगा या दो साइकिल टकराएगा तो उसमें अंतर है ना, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा प्लेट है, कितना घनत्व है, उसके हिसाब से वहां पर वैसा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ये देखिए, कई बार मुड़कर भूभाग उठ जाता है, मुड़कर भूभाग धस भी जाएगा। जब फोर्स लगाइएगा तो कई बार ऊपर की ओर बेंड होगा, कई बार नीचे की ओर बेंड हो जाता है। मोरदार पर्वत का भी निर्माण, तो ये जो चित्र है यहाँ पे तरह तरह के चित्र यहाँ पे पहले से मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो है मुड़ करके जो पार्ट बन गया, ये ऊपर की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है भूकंप आएगा और पर्वतों का निर्माण होगा। यहाँ पर भी भ्रंश घाटी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मोरदार टाइप का बन जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन संभव है जब प्लेट आपस में टकराएगा। उसके बाद भ्रंश भी कई तरह के हैं, रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, हॉर्स्ट घाटी। ठीक है, वो तरह तरह के बनते हैं। कई बार क्या होगा कि दोनों भाग उठा हुआ है, बीच में ही नीचे का जमीन धंस गया, तो इस स्थिति में जो है वो भ्रंश घाटी बन जाता है। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है दोनों भाग ही ऊपर उठ जाता है, तो उसमें भी रैंप बन जाता है। तो ये सब तरह तरह की जो है यहाँ पे भौगोलिक घटनाएं आपको देखने को मिलेगा, और तरह तरह की जो घाटी का निर्माण होता है उसके बारे में भी अभी आगे हम समझाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यदि टकराने वाली दोनों प्लेटें जो टकराया दोनों अगर महाद्वीपीय है, स्थल भाग वाला है, और उनके घनत्व में अंतर होने के कारण, जब घनत्व में अंतर है और दोनों महाद्वीपीय है तो हल्का वाला क्या होगा, भारी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ, यदि टकराने वाली दोनों प्लेटें महाद्वीपीय है और उनके घनत्व में अंतर होने के कारण अधिक घनत्व की जो प्लेटें हैं वो नीचे चली जाएगी, और जो हल्का वाला है वो कहां चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो बलन की प्रक्रिया द्वारा मोरदार पर्वत, जो मोरदार पर्वत दिखा है, उसका निर्माण होगा। यानी जब दोनों स्थलीय भाग की ही प्लेटें हैं, महाद्वीपीय भाग की प्लेटें हैं, एक का जो है घनत्व ज्यादा है, एक का कम है, तो हल्का वाला ऊपर आ जाएगा, भारी वाला नीचे जाएगा, और उससे जो पर्वत का निर्माण होगा वो मोरदार पर्वत बन जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां समझाने, उसका एग्जाम्पल है जैसे यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट जब टकराया, जब अभिसरण हुआ, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ, हिमालय पर्वत का जो बनना है वो एक प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल है। यानी दो स्थलीय प्लेट ही जब महाद्वीपीय प्लेट ही टकराए हैं उससे हिमालय बना है। ठीक है, चलिए उसमें भी कौन कौन सा प्लेट, यूरेशियन प्लेट और दूसरा क्या है, भारतीय प्लेट। चलिए उसके बाद यदि दोनों प्लेटें महासागरीय हैं, अगर महासागर के अंदर का दोनों प्लेट है तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें क्षेपित होकर के महासागरीय गर्त तथा ज्वालामुखी द्वीपीय चापों का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण प्रशांत प्लेट और फिलीपींस प्लेट इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक प्रकार से गर्त का निर्माण करता है। ठीक है, आपने कई तरह के गर्त का नाम सुना होगा, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। ठीक है, कई प्रकार के गर्त हैं, तो उससे निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद यदि एक प्लेट महाद्वीपीय है और दूसरा प्लेट क्या है, महासागरीय है, एक प्लेट क्या है, महाद्वीप का, दूसरा महासागर है, तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट क्षेपित हो जाती है और गर्त और मोरदार पर्वतों का निर्माण करता है, जैसे रॉकी एवं एंडीज। ये भी एक प्रकार से क्या है, जो पर्वत है उसका निर्माण महासागर और महाद्वीपीय दोनों के टकराव से हुआ है, और इसमें हल्के प्लेट जो है वो ऊपर आ गए और नीचे चले गए, जिससे रॉकी और एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है उसका निर्माण हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे भ्रंश घाटी, अच्छे से देखिए, इसमें देख रहे हैं दोनों तरफ जो है आपका पहाड़ है, और नीचे में क्या हुआ, जब फैला तो भ्रंश का निर्माण हुआ, और नीचे जो है जल यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, नदी प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दिखाया। उसके बाद वही चीज है भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोथ पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो इसमें क्या होता है, भ्रंश घाटी तो समझ ही गए, जब फैला तो बीच में जो गैप हुआ वो हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर उठ जाना। यहाँ क्या, रैंप घाटी क्या, दोनों और ऊपर उठ जाना। यानी आपका क्या होगा, जैसे ये मान चलिए समतल वाला भाग है, तो ये क्या होगा, दोनों और उठ जाएगा अपने आप, ये वाला नीचे से फोर्स पड़ा, ये उठ गया, और ये वाला भी पार्ट उठ गया, यानी इस तरीका का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी जब दोनों भाग उठ जाएगा और बीच वाला भाग नीचे हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंप घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंप घाटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत, किनारे का भाग, जैसे ये ऐसे है, अब क्या होगा कि किनारा वाला भाग ये और ये दोनों धंस जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे रह गया, ये ऐसे हो गया। तो इस स्थिति में जो किनारे वाला जो भाग धंस जाता है और इसके बीच में जो आपका पर्वत बन गया, तो ये एक प्रकार से क्या होगा, ब्लॉक पर्वत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जैसे आपका ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल में अभी आपको एंडीज के बारे में बताया, रॉकी, ये सब ब्लॉक पर्वत के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपका होस्ट पर्वत होता है। इसमें क्या होता है, होस्ट पर्वत में क्या होगा, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहे, ठीक है, और बीच का भाग ऊपर उठ जाए। ठीक है, यानी दो भ्रंश है। ठीक है, जब दो भ्रंश, जैसे मान के चलिए एक ये गैप है, ये एक गैप है। ठीक है, ये दो भ्रंश है, ये नीचे वाला जो भ्रंश हो गया। अब क्या होगा, दो भ्रंश के किनारे का भाग यथावत रहेगा। ठीक है, ये यथावत रहेगा। ठीक है, ये सेम टू सेम रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और बीच वाला भाग, ये वाला जो भाग जो नीचे धंसा है ये उठ जाएगा, ये वाला जो है पार्ट उठ जाएगा। उस स्थिति में होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भ्रंश घाटी, रैंप घाटी तथा ब्लॉक और होस्ट पर्वत प्रायः आकृति के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होगा, लगेगा कि सब समान ही है देखने में। आपको चाहे रैंप घाटी हो, चाहे भ्रंश घाटी हो, चाहे ब्लॉक पर्वत हो, देखने में आपको समान लगेगा, लेकिन ये भू संचलन के हिसाब से इनमें अंतर होता है। ठीक है, समझ गए, जो भू संचलन है वो तरह तरह के होते हैं, कभी किनारे वाला भाग धंस रहा है, कभी बीच वाला भाग जो है ऊपर उठ रहा है, तो वो अलग अलग होता है, लेकिन आपको आकृति रूप से वो सेम ही दिखेगा। तो ये थे प्लेट विवर्तनिक क्रिया, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तथ्य को आप लोग अच्छे से एक दो बार खुद से भी समझ करके रखिएगा। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पर तीसरा टॉपिक है आज के लिए, भूकंप। भूकंप के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, और भूकंप से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। भूकंप महत्वपूर्ण टॉपिक है, नहीं कुछ तो ये तो पूछ ही सकता है कि किस स्केल से मापा जाता है, या उसका जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, या जोन के बारे में पूछ देगा कि सबसे खतरनाक जोन भूकंप का कौन सा है और किस क्षेत्र में है। तो निश्चित रूप से चूंकि भूकंप की घटनाएं तो आए दिन आते ही रहती है, अभी भी तुर्की में भूकंप आया था, या फिर भारत में भी आते ही रहता है। नेपाल के एरिया में बिहार का जो उत्तरी भाग है वो 5 जोन में है, जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार वहाँ पे भूकंप के झटके अनुभव होते हैं। नेपाल का जो तराई वाला हिस्सा है वहाँ भी भूकंप आते रहता है, हिमालय का जो श्रेणी है। फिर प्रशांत महासागर में जो जापान उपान है वहाँ तो भूकंप जो है रूटीनबद्ध आता है, कह सकते हैं कि जो है महीना में तो 10-20 बार तो आ ही जाता होगा वहाँ पे भूकंप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूकंप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, भूकंप आखिर कहते किसको हैं, किस कारण से होता है, वो सब यहाँ पे तथ्य है, महत्वपूर्ण चीज है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझना इतना आसान नहीं होता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस इतना ही जानिए। ठीक है, बाकी आप लोग भी कोशिश कीजिए समझने का। क्वेश्चन जहां से पूछेगा वो हमने आपको एम्फेसाइज कर दिया है कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो हमने बताया पूछा वही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतना जान लीजिए, जब भी पूछेगा तो वही पूछेगा, आप देख लीजिएगा, नहीं तो पूछेगा ही नहीं, जान लीजिए। चलिए, सामान्यतः पृथ्वी के जो अंतर्जात बल, जो आंतरिक बल है, भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन, जो प्लेट भी आपस में टकराए तो उससे भी कंपन हो जाएगा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो अंतर्जात बल है उससे भूपटल में कंपन आ जाना, कंपन मतलब समझिए थरथराहट, एक प्रकार से कंपन हो जाना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंप का मूल कहते हैं, जहां से भूकंप का जो उत्पत्ति हुई वो भूकंप का मूल केंद्र होता है। और जैसे मान चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, जैसे यहाँ पे भूकंप का केंद्र था, तो ये केंद्र क्या हो गया, मूल केंद्र कहलाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो पृथ्वी का जो पार्ट है, पृथ्वी के जिस स्थान पर कंपनों का सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है उसे हम भूकंप का क्या कहते हैं, जहां पे वो सबसे ज्यादा पहली बार जो है वहां पे
प्रथम बार कंपन दर्ज होता है उसको क्या कहा जाता है, भूकंप का केंद्र। और सबसे ज्यादा भूकंप के केंद्र पे ही प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है भूकंप का उसके केंद्र पर ही, जहां पे होता है उत्पन्न वहां नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जहां सबसे पहले प्रभाव पड़ता है वहीं पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जहां पे कंपन दर्ज होगा उसको क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है, ये मानव निर्मित नहीं है। ये जनरली ऐसे मानव निर्मित भी हो सकता है, अगर आप बहुत बड़ा एटम बम परमाणु बम गिराएंगे तो कुछ देर के लिए पृथ्वी भी कांपेगी। ठीक है, तो कंपन वहां भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये जो घटनाएं हैं वो मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है और जो कि सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप लाती है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। भूकंप तरंग का जो मापन होता है कई तरीके से होता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भूकंप मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, जिस यंत्र से भूकंप मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस यंत्र से भूकंप मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण। मधु कुमारी पूछ रहे हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला गोरा क्यों होता है, तो ठंड मुल्क जहां भी होगा वहां के लोग गोरे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए जब रोटी पकाते हैं तो कम टेम्परेचर पे पकाइएगा तो उजला उजला रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा तो जल जाएगा, काला हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा के जो सामने होता है वो सनलाइट सीधी पड़ती है, गर्मी ज्यादा होता है। अफ्रीका महादेव देखते हैं, अफ्रीकन लोग, नाइजीरिया, निग्रो सब कितने काले होते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। जो जो आप ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाएंगे, यूरेशिया का पार्ट चले जाइएगा, यूरोप का पार्ट, या आप चले जाइए टुंड्रा प्रदेश, तो वहां के लोग गोरे होंगे, क्योंकि उनको धूप का दर्शन ही नहीं होता है। तो जो मेलानिन होता है, जो शरीर का त्वचा को जो कलर डीप कर देता है, वो उसमें सूर्य का रोशनी बहुत बड़ा कारक होता है। ठीक है, तो वो मिलता नहीं है, जिस कारण से उनका रंग क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, गोरा हो जाता है। बस यही है। जो जो हम लोग विषुवत रेखा के नजदीक जाएंगे लोग काले होते जाएंगे, जो जो दूर होते जाएंगे, आप देखते होंगे कि भारत में भी दक्षिण भारत के लोग क्या है, काले हैं, वहीं उत्तर भारत के लोग थोड़ा ज्यादा गोरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है विषुवत रेखा के नजदीक ज्यादा पड़ जाता है। तो बहुत रीजन है, कटिबंध के कारण होता है। चलिए, भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल द्वारा भी मापा जाता है। एक स्केल है, कई बार दे देगा, सिस्मोग्राफ ना दे करके क्या कहेगा कि किस स्केल से मापा जाता है। तो एक तो रिक्टर स्केल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, रिक्टर स्केल जो पैमाना है उस पर मापा जाता है, और दूसरा स्केल है मर्केली स्केल द्वारा भी मापा जाता है। देखिए, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर और तीव्रता मर्केली। कई बार ये नहीं पूछ करके क्या करेगा, आपको परिमाण ना पूछ करके बीपीएससी फंसाने के लिए क्या पूछेगा, तीव्रता किससे मापा जाता है, और मार के आ जाइएगा आप रिक्टर स्केल, और आपका गलत हो जाएगा, बाद में माथा पीटिएगा। ठीक है, कि बनाए तो सही थे, गांव में लड्डू भी बट जाएगा, पता चला जो 2-4 नंबर से छूट गया। तो वो सब जो है थोड़ा सा सावधानी देना होगा आपको। बीपीएससी है, चकमा देती है, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत करवा देगी। ऐसे न उसको भाषा दे के पूछ देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका आंसर ये मारे कि ये मारे। ठीक है, तो अगर तीव्रता मापने की बात करें तो मर्केली स्केल पे मापा जाएगा, लेकिन जब भूकंप का परिमाण मापने की बात होगी तो वहां पर रिक्टर स्केल पे मापा जाएगा। ये तथ्य यहां से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है लाइन से, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बीपीएससी क्रिएट करता है। तो और जो क्वेश्चन जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो इन्हीं सब चीज को निकालते हैं वहां से, क्योंकि अब जो है आयोग काम कर रहा है, वास्तव में क्वेश्चन पे काम हो रहा है, एग्जाम पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कितना कड़ी व्यवस्था है। 3-4 बार हम लोग बायोमेट्रिक से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप गलत करके जो है एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी होगी, खास करके पढ़ाई में भी। ठीक है, भूकंप की तीव्रता भूकंप के प्रभाव को बताती है, उसकी तीव्रता जो होगा कितना प्रभाव डालेगा उसको बताता है।
जबकि भूकंप का परिमाण इसके दौरान विमुक्त ऊर्जा की मात्रा को बताता है, कितना ऊर्जा निकला वो रिक्टर स्केल पे निकलेगा, कितना तीव्रता था वो मर्केली स्केल, ठीक है, मर्केली स्केल पे निकलता है, उससे कितना वो त्रासदी लाया, कितना प्रभाव डाला वो मर्केली स्केल पे निकलेगा, और कितना ऊर्जा उससे विमुक्त हुआ वो आपका रिक्टर स्केल पर निकलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तथ्य यहाँ पे समझने वाला बात है। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में क्या अंतर है? अब देखिए रिक्टर स्केल में क्या होता है कि आपका जो पैमाना है वो 0 से 9 की संख्या में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पैमाना 0 से 9, और 6 के बाद अगर भूकंप आया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप होता है, ठीक है। 5 आया तो कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। 5 4 में तो कुछ नहीं होगा, 3 में तो कुछ होगा ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। 6 से थोड़ा पता चलेगा, 6.5 हो गया तब फिर आपको अच्छे से अनुभव करा देगा, और 8 9 पे पहुंच गया तब तो त्रासदी ला देगा, ठीक है। त्राहिमाम हो जाइएगा तुरंत में आपको जो है परलोक दिखने लगेगा कि दूसरा लोक अब जाना है, ठीक है। चलिए, तो 0 से 9 तक की संख्याएं होती है, और मर्केली स्केल में 1 से 12 तक की संख्या होती है, यानी 12 जो तीव्रता है 12 तक जाएगा। यह ओपन एंडेड स्केल होता है, यानी खुला होता है, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होगी तो ये आगे भी 9 से आगे भी जाएगा, तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। जनरली 9 से ज्यादा आज तक भूकंप आया नहीं है, इसलिए 9 तक सीमित है, लेकिन ओपन है, आगे भी बढ़ सकता है इसकी तीव्रता, ठीक है। इसका जो परिमाण है ऊर्जा का वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन इसमें जो है 1 से 12 तक एकदम स्केल फिक्स है, इससे ज्यादा का डाटा ये माप नहीं सकता है। इसका क्या है, क्लोज इंडेड है। जैसे ये मान के चले 1 2 3 4 ये मशीन है, मीटर है, तो ये 12 तक फिक्स है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या 9 तक तो आपका जा ही रहा है, लेकिन अगर भविष्य में अगर कभी 10 भी आ गया तो भी ये माप लेगा, ठीक है। तो चूंकि एक जो इंड है इसका क्लोज नहीं है, ओपन है, वो आगे बढ़ सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। वही चीज यहां बोल रहा है स्केल के मामले में। उसके बाद ये लघु गणकीय पैमाना है जिसमें परिमाण में 1 की वृद्धि होने पर तरंगों का आयाम में 10 गुना वृद्धि होता है, ठीक है। अगर 1 से 2 में चला गया, 5 से 6 में गया तो 10 गुना वृद्धि। जैसे 10 पे मान चलिए 100 गुना तीव्रता है तो 10 गुना कर लीजिए, 1000 गुना तीव्रता हो जाएगा एक ही पॉइंट पे। जैसे 1 पॉइंट पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 है, अगर यहाँ पे 10 का प्रभाव होगा तीव्रता में तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। यानी एक जो स्केल है 1 की वृद्धि होने पर यहाँ पे 10 गुना वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ पे एक समान रेखीय स्केल है 1 2 3 4, इसमें 10 गुना वृद्धि नहीं होता है मर्केली में। बस दोनों में अंतर हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा भूकंप पूरे विश्व में किस क्षेत्र में आता है, कहां पे आता है। ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए यह विश्व का सबसे जो विस्तृत भूकंप पेटी है वो कौन सा है, परिप्रशांत मेखला, यानी प्रशांत महासागर जो है जहां पे जापान वगैरह है, ठीक है, वहां पे भूकंप आते रहता है, तो वो सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। सबसे विस्तृत भूकंप पेटी जो है आपका परिप्रशांत मेखला है, प्रशांत महासागर के आसपास, ठीक है, जिसमें विश्व के लगभग 63% भूकंपीय जोन है, यानी भूकंपीय क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा भूकंप जो है परिप्रशांत मेखला में होगा, ठीक है। इस पेटी को भूकंपीय क्षेत्रों में अलास्का, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान आदि शामिल है। तो अभी जापान की चर्चा में बार बार किया, न्यूजीलैंड भी शामिल है, अलास्का भी शामिल है, फिलीपींस भी है। ये सब जो सारे देश हैं ये परिप्रशांत जो पेटी है मेखला उसमें आते हैं और यहां भूकंप आते रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है भूकंप का वो है मध्य महाद्वीपीय मेखला। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भूकंपीय पेटी है जो 21% भूकंपीय क्षेत्र को समाहित करता है। यह पेटी नकीन मोरदार पर्वतों के क्षेत्रों में है जहां संतुलन मूलक भ्रंश मूलक कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। खास करके हिमालय का जो एरिया हो गया या रॉकी एंडीज हो गया, पहाड़ी एरिया में ये आपका मध्य महाद्वीपीय मेखला यहाँ पे भूकंप की पेटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हिमालय, अल्पस, काकेशस, पेरिनेज, ये सब जो श्रेणियां हैं, जो भूकंप की श्रेणियां हैं वो मध्य मेखला क्या है,
मध्य महाद्वीपीय मेखला में आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक महासागर जो आपने देखा होगा, जैसे ये ग्लोब है, उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, इधर आपका यूरोप है, इधर अफ्रीका, तो ये बीच में जो है अटलांटिक महासागर है, तो यहां पे भी भूकंप का पेटी है। ठीक है, तो ये जो है मध्य अटलांटिक पेटी जो है, ये बीच वाला पोर्शन, वो 13% भूकंपीय क्षेत्र वहां पर है। इस क्षेत्र में प्लेटों के अपसरण, अपसरण मतलब, अभिसरण मतलब क्या होता है, टकराना, अपसरण मतलब दूर जाएगा, उससे भ्रंश का निर्माण होगा और उससे भूकंप आएगा। ठीक है, अब अन्य भूकंपीय क्षेत्रों में जो अफ्रीका में आपने सुना होगा कि अफ्रीका का जो एक पार्ट है, आप नेट पे भी देखिएगा सर्च, तो वो धीरे धीरे उसमें दरार आ रहा है, यानी आने वाले समय में यह सूचक है कि अफ्रीका फिर 2 भागों में बंटने वाला है। ये दरार स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। ये दरार क्या है आप देख भी सकते हैं, नेट पे भी दिखाता है कई बार। अफ्रीका महाद्वीप जो है 2 भाग में बंट जाएगा फिर। ठीक है, तो अन्य भूकंपीय क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका का जो दरार घाटी है, पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी है, जिससे कि आपका पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका 2 भागों में बटेगा कभी ना कभी। ठीक है, चूंकि दरार पड़ना शुरू हो चुका है, तो वहां पे भी भूकंप का एक पेटी है। अब देखिए भारत का जो भूकंपीय पेटी, यहां से क्वेश्चन आपको खूब पूछेगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जो सबसे खतरनाक पेटी है, रेड जोन जिसको यहां पे कह सकते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, जितने भी पूर्वी जो भी आपके देश हैं, पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वो सारे भूकंप के जोन में आते हैं, 5 जोन में। सबसे खतरनाक प्रभाव यहां पे पड़ सकता है। उसके बाद बिहार का जो हिमालय के तरफ का जो पार्ट है, नेपाल का बॉर्डर, वो एरिया, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड का एरिया, कश्मीर का एरिया, ये सब भूकंप के 5 जोन में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जोन 5, कश्मीर, पश्चिम जो है पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर और मध्य बिहार तक फैला हुआ है। उत्तर पूर्व भारतीय जो ये क्षेत्र है, उसके बाद कच्छकारण, जो यहाँ पे कच्छकारण जो गुजरात है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर चला गया। अंडमान निकोबार ये जो छोटा छोटा द्वीप है, ये सब 5 जोन में आता है। सबसे खतरनाक भूकंप जोन यही है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रभाव भूकंप देता है। तो 5 जोन, जोन 5 सबसे खतरनाक है। कई बार पूछेगा कि उत्तर बिहार किस जोन में आता है, तो याद रखिएगा, पूछेगा ही क्वेश्चन। तो जोन 5 में भूकंप का जोन 5 में आता है उत्तर बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, गुजरात में 26 जनवरी के दिन 2000 ईस्वी में ऐसा भूकंप आया था, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, बहुत भयानक भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन। बहुत बहुत संख्या में लोग की मृत्यु हुई थी, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया था 2000 में। ठीक है, उसके बाद जोन 4 है जम्मू कश्मीर। जोन 4 का कलर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा येलो में भी डीप येलो है। ठीक है, तो ये सब जो एरिया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो दिल्ली के बारे, चूंकि राजधानी है इसलिए पूछ सकता है, तो दिल्ली किस जोन में आ जाएगा, बिहार किस जोन में आएगा, 5, दिल्ली किस जोन में आएगा, मेन शहर का याद रखिएगा, दिल्ली आएगा जोन 4 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मध्य भारत है, ठीक है, वो सबसे कम खतरा में आता है। आपका जो येलो दिख रहा है, येलो वाला जो पार्ट है वो सबसे कम, और सबसे बहुत कम सीमित खतरा वाला जो है जोन 2, वो दक्षिण के ज्यादातर जो दक्षिण भारत के जो पार्ट हैं वो ज्यादातर इसमें आते हैं। ठीक है, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 1 तो है नहीं, जोन 2, 3, 4, 5, इसके बारे में हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको समझा दिया। बाकी यहाँ पे चित्र भी हमने आपके पीडीएफ में डाल दिया है, अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद करते हैं कि वही चीज को यहाँ पे हमने समझाया है कि कहाँ पे कितना स्केल में भूकंप आ सकता है या आता है। तो जोन 5 में 9 या 9 से अधिक के स्केल, चूंकि मर्केली स्केल पे क्या है 12 तक जाता है, तो 9 या 9 से अधिक स्तर पे भूकंप जोन 5 में आ सकता है। जोन 4 में 8 तक मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, जोन 3 में 7 तक जाएगा, जोन 2 में 6 या 6 से कम। ये मर्केली स्केल पे, रिक्टर स्केल पे नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो ये 3 टॉपिक हमने समझाने का प्रयास किया है तो जरूर आप समझे होंगे। एक महाद्वीपों तथा महासागरों का संचरण संबंधित है, दूसरा हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया है,
और तीसरा टॉपिक जो है हमने आपको क्या पढ़ाया है, भूकंप। ठीक है, अगले दिन इसके आगे फिर पढ़ाएंगे, वही सब चीज यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। नोट्स भी हम कंटेंट में डाल देंगे आपके वीडियो के साथ ही, साथ साथ जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं उनको भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगेगा। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़िए। आपको यह जो है कोर्स आपको आपके लक्ष्य को प्राप्ति कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी तो नहीं लेंगे कि आपका रिजल्ट बन ही जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, लेकिन इतना जरूर होगा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अफसोस जरूर करेंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।